नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की खबर। मैं हूं संकेत उपाध्याय। हर किसी को हर किसी से एतराज है। जायरा ने बॉलीवुड छोड़ने से लेकर नुसरत जहां के सिंदूर तक, किसी को जायरा पर शक है। कोई कहता है कि वो अपने डूबते हुए फिल्मी करियर पर खुद एक पूर्ण विराम लगा रही हैं। कुछ कहते हैं कि ऐसा करने से उन्होंने धर्म का सहारा लिया है। कुछ कहते हैं कि वो पब्लिसिटी हंग्री हैं। वहीं नुसरत जहां मामले में उनके सिंदूर तक पर फतवा जारी हो गया है। उन्होंने कहा कि मैं भारतीयता की प्रतीक हूं और इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। इससे उभरते हैं आज खबरों की खबर में हमारे 3 सवाल। पहला, लोगों के निजी फैसलों का सम्मान क्यों नहीं कर सकते इस देश में लोग? क्यों इतना मुश्किल है भाई ये काम? सवाल नंबर 2, क्या रवैया यही होता अगर जायरा और नुसरत औरतें ना होती? गौर फरमाइए सवाल पे, ये सबसे जरूरी सवाल है। और सवाल नंबर 3, हर चीज में धर्म संकट ले आने से क्या हम आजादी पर चोट नहीं कर रहे हैं? इन तीनों चीजों पर चर्चा करेंगे। नुसरत जहां के सिंदूर से दिक्कत, जायरा वसीम के फैसले पर संदेह, ये पाबंदियां क्यों? औरतों पर ही क्यों? धर्म संकट क्यों है ये धर्म संकट? क्या ये फर्जी धर्म संकट है? क्यों मनाया जा रहा है इसको? मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमान मौलाना अतहर हुसैन दहलवी। ये चेयरमैन है अंजुमन मिजाज रसूल के। दहलवी साहब, आपका स्वागत है। अब से कुछ ही देर में हमारे साथ फौजिया अर्शी, जो कि एक फिल्म निर्देशक हैं, वो भी जुड़ जाएंगी। मुझे बताया जा रहा है कि वो जुड़ चुकी हैं। फौजिया, आपका भी स्वागत है इस डिस्कशन में। मैं सबसे पहले फौजिया आपके पास आना चाहता हूं। आप मुझे बताइए, आप इन दोनों मामलों को किस तरीके से देखती हैं? किस तरीके से? जो पता नहीं आप सुन पाई या नहीं, जो मैंने 3 सवाल पूछे थे उसमें एक सवाल है जो मैं दोबारा दोहराना चाहता हूं, और वो सवाल ये है, क्या रवैया यही होता लोगों का अगर जायरा और नुसरत औरतें ना होती? क्योंकि मेरे हिसाब से सबसे जरूरी सवाल है। देखिए क्या है, वैसे तो ये सबका पर्सनल मामला है, लेकिन जब आप सेलिब्रिटी हो जाते हैं तो आपका कुछ पर्सनल नहीं रह जाता। आप एक जिम्मेदार इंसान होते हैं, और जब आप इस किस्म के कोई भी स्टेटमेंट देते हैं तो वो बिना सोचे समझे आप ये स्टेटमेंट दे देते हैं। मेरा आपने एक सवाल किया, यहाँ मैं एक सवाल आपसे करती हूँ या जायरा से करती हूँ कि जायरा को अगर ये लगता है, वैसे तो ठीक है, ये उनको आजादी है कि उन्होंने एक स्टैंड ले लिया, तो वो खामोशी से भी कर सकती थी। उनको ये सब सोशल मीडिया पे इस सब का बवाल करने की क्या जरूरत थी? नंबर 1। नंबर 2 ये कि जायरा को सबसे पहले फिल्म इंडस्ट्री से कमाया हुआ सारा पैसा वापस कर देना चाहिए, क्योंकि वो उनके हिसाब से बकौल उनके वो हराम है। क्योंकि उन्होंने हम लोगों के जितने भी मुसलमान लोग हैं या जो फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उनके कैरेक्टर पे, उनके ईमान पे सवाल खड़ा कर दिया है। या तो मुझे लगता है कि सारे मुसलमान जो कि फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं, क्या वो ईमान पर नहीं है? क्या वो अच्छे लोग नहीं है? क्या वो मुसलमान नहीं है? क्या ये एक मैसेज देने की कोशिश हो रही है? क्या हो रहा है ये? फिर तो जितने भी हमारी यस्टर ईयर्स की जो एक्ट्रेसेस थी, वहीदा रहमान जी, मधुबाला, मीना कुमारी, क्या बुरे काम कर रही थी या हराम काम? मतलब दिस इज रेडिकुलस। ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना एक स्टेटमेंट है उनका, और जो कि उन्होंने सोशल मीडिया पे उसको लाके यहाँ खड़ा कर दिया, जिससे मेरे आपकी आवाज थोड़ी सी क्रैक कर रही है। ऑडियो लिंक में प्रॉब्लम है। मैं आपके पास वापस आऊंगा, इसको सुधार के हम आपके पास वापस आएंगे। फौजिया अर्शी, एक बार बस आपकी ऑडियो ठीक हो जाए, उसके बाद हम आपके पास वापस आएंगे, क्योंकि आप अहम बात बोल रही हैं। ये दूसरा फौजिया, आप मेरी बात सुन पा रही हैं? ऑडियो ठीक हुई जी? मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, देखिए आपने एकदम ठीक बात बोली। आपको भी पूरा हक है अपनी बात रखने का। आपने नहीं, एक सेकंड फौजिया, मैं अपना सवाल पूछ लूं। आपने ये बोला, और हम इसको सिर्फ जायरा तक सीमित नहीं रखेंगे, हम नुसरत जहां की भी बात करेंगे। मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, आपने ये बोला कि वो चुपचाप भी कर सकती थी इस चीज को। भाई उसने अगर चुपचाप नहीं किया तो क्या दिक्कत है?
वो ये थोड़ी कह रही है कि कल को आमिर खान और कटरीना कैफ और लोग भी जो हैं उनका भी धर्म खतरे में आ रहा है। उसको ऐसा लगा, उसने फैसला लिया, बात वहीं खत्म। नहीं, देखिए, देयर इज अ डिफरेंस। एक आम इंसान नहीं है जायरा। 5 साल उनकी इज्जत की है फिल्म इंडस्ट्री ने और पूरे हिंदुस्तान ने। किसी ने गाली नहीं दी, किसी ने बदतमीज नहीं कहा, किसी ने कुछ उनके साथ कोई ऐसी बात नहीं करी जहां उनको लगता कि वो उनको परेशानी है। मुझे नहीं लगता, कहाँ है तो फिर उनको बताना चाहिए। उनके साथ हर वो सुलूक हुआ जो कि इज्जत के दायरे में रह के होना चाहिए था। उसके बाद अगर वो पब्लिकली इस तरह से कह रही है तो वो हम सब मुसलमानों पर जो कि काम करते हैं बाहर और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उनके किरदारों पे और उनके ईमान पे सवाल। क्यों? यही तो मेरा सवाल है। क्यों भाई आप अपने धर्म पे विश्वास कीजिए, उनको उनके पे करने दीजिए। भाई चुपचाप बैठ जाती हैं घर, उनको नहीं किसको जरूरत है? मैं ये जानना चाहता हूँ, चलिए अगर उन्होंने शोर शराबा भी मचा दिया, मैं तो इसमें एक कदम और आगे जा रहा हूँ। मैं दहलवी साहब से भी यही पूछ रहा था, क्या पता उस पर दबाव हो, क्या पता वो जो चीज उसमें नहीं लिखी हुई है वो ये हो कि उसके ऊपर दबाव हो। ये एक बात हो सकती है कि राइट, ये भी एक चीज हो सकती है कि वो किसी ग्रुप ऑफ पीपल को या किसी पर्टिकुलर पर्सन को या किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को कन्विंस कर रही हो कि देखो भाई, नाउ आई एम हियर एंड नाउ आई एम डूइंग दिस। हो सकता है कि वो कर रही हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इतनी स्ट्रांग लड़की है जितने इंडिपेंडेंट एक डिसीजन लेके और इतना अच्छा काम किया, बहुत बेहतरीन एक्ट्रेस वो साबित हुई। वो इतनी बेवकूफ नहीं हो सकती किसी के दबाव में आके उस किस्म की अहमकाना बात करेंगी। ये उनका अगर अपना, बस मेरा तो कहना है, अगर आप किसी के दबाव में है या नहीं है, व्हाई यू हैव टू टेल इन पब्लिक। आपको मेरा काउंटर सवाल है आपको फौजिया, मेरा काउंटर सवाल है, व्हाई नॉट जी। आपने बोला व्हाई से इन पब्लिक, मैं कह रहा हूँ ये ऑडियो लिंक फिक्स करेंगे, दोबारा थोड़ी सी दिक्कत आ रही है तकनीक में। दहलवी साहब, अब मैं दूसरे जो एक्ट्रेस हैं और जो मेंबर पार्लियामेंट हो गई हैं, हम उनकी बात करेंगे। नुसरत जहां की सिंदूर से दिक्कत, भाई ऐसा है, उन्होंने ये बोला जब उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह किया, जब उनका शपथ हो रहा था संसद में, वो देखिए ये तस्वीरें चल रही हैं, ये चित्र हैं, वो आई, उन्होंने स्पीकर के पैर छुए। अब ये भी प्रोटोकॉल का हिस्सा नहीं है, नमस्ते करके जा सकती थी। सम्मान देना, और उनकी अपनी जबान में वो कह रही है ये मेरी भारतीयता का प्रतीक है। गलत क्या है इसमें? देखिए, मेरा कहना है, बिल्कुल मैं फिर ये कह रहा हूं कि जब आप पब्लिक, जो फौजिया है उसी बात को मैं कह रहा हूं, एक आपका काम आचरण और पब्लिक फीलिंग, जब आप पब्लिक फिगर होते हैं तो जाहिर बात है कि आप सिर्फ एक तबके को एड्रेस नहीं करते, बल्कि वो जो तमाम लोग आपके साथ चलते हैं। नुसरत ने जो करा, मैं फिर कह रहा हूं कि उनकी साड़ी या सिंदूर के उनका अपना व्यक्तिगत इशू है और उस पर मुझे कुछ कहने की कोई जरूरत नहीं है। बांग्लादेश, अगर आप, मैं वही कह रहा हूं कि साड़ी की अगर हम बात करें कि बांग्लादेश हो या हमारे यहाँ बंगाल और बिहार हो या तमिलनाडु, जितने भी आप किसकी बात कर रहे हैं? जिन लोगों ने मुखालफत की, जिन्होंने उनकी साड़ी की मुखालफत की, तो साड़ी की बात नहीं हुई है, उनके सिंदूर पर आपत्ति की गई, फतवा निकला। मेरा कहना यह है कि हमने फतवे को इतना कमजोर तर बना दिया कि हम व्यक्ति के बनाव श्रृंगार तक पहुंच गए। ये अपने आप में दूसरी, मेरी आपसे भी एक तकलीफ दे बात है। देखिए, देवबंद एक पूरा शहर है, उसमें जो बड़ी यूनिवर्सिटी उसका नाम है दारुल उलूम देवबंद, उसके साथ साथ वहां कुछ छोटे छोटे मदरसे, इदारे भी मौजूद हैं। हम करते क्या है कि देवबंद के किसी गले मोहल्ले से कोई आदमी बैठा, उसकी राय लाए, और हम ये कहते हैं देवबंद से राय है, उस राय को फतवे के तौर पे देख रहे हैं। नहीं, तो ऐसा नहीं है कि दारुल उलूम देवबंद से भी मतलब बहुत ही जबरदस्त चीजें हुई हैं, वहां से भी हुआ है। उन्होंने कहा, मैं देखिए ऐसे फतवे हैं, मतलब सबसे पहली बात, ये फतवा शब्द ही बेकार है, बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है मेरे हिसाब से। जो फतवे दे रहे हैं, जो आज कल्चर उस पर सवाल उठा रहे हैं, मैं उनसे काउंटर सवाल टीवी के जरिए उनसे मैं पूछता हूं। इस मुल्क की आजादी के बाद भारत के प्रथम शिक्षा और संस्कृति मंत्री एक मौलाना थे, अबुल कलाम आजाद। ललित कला एकेडमी, साहित्य कला परिषद, नाटक एकेडमी, विभिन्न अलग अलग जो कार्यक्रम उनके जमाने में हुए, क्या वो हम ज्यादा इस्लाम नहीं जानते थे? क्या उनके जमाने में सारा सांस्कृतिक, भारत की सांस्कृतिक बिल्कुल तरीके थे? तो आपको लग रहा है हम समय के साथ पीछे जा रहे हैं? समय के साथ नहीं, वक्त के साथ हम और पीछे होते जा रहे हैं। वक्त के साथ पीछे नहीं जा रहे हैं, बल्कि हम इस्लाम को, उसकी जो वो सोच थी, जो भारतीयता की सोच थी, जो हज़रत निजामुद्दीन औलिया से लेकर अबुल कलाम आजाद तक, या दारुल उलूम देवबंद, अगर आप देवबंद की बात करें, वही देवबंद है जब गांधी जी का सिविल नाफरमानी का फैसला, तो इसने फतवा दिया कि साहब हमको अंग्रेजों का बायकाट करना चाहिए। और जब मुल्क आजाद हो गया तो लोगों ने कहा हम अब भी खद्दर पहने, तो इन्होंने कहा बिल्कुल, वो आजादी का आंदोलन तो ये देश के निर्माण की बात है, हमको खद्दर। आपको लग रहा है लोग
पीछे लेके जा रहे हैं, कुछ समय में हम लोग और पीछे होते जा ना रहे हैं। वो देवबंद को समझ पा रहे हैं। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। फाउंडिंग फादर्स ने जिस तरीके की नींव रखी, हम आज की स्थिति है हम उसमें और पीछे चले गए हैं। फौजिया, मैं आपके पास आना चाहता हूं, वक्त कम है। नुसरत जहां के मामले पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, आप मुझे बताइए कि ये क्या है? सिंदूर से दिक्कत, साड़ी से दिक्कत, हर चीज से दिक्कत, फतवा बात बात पे। अरे वो उन्होंने आके बोल दिया, ये तो गौरवान्वित होने की बात है। वो कह रही है मेरी भारतीयता का प्रतीक है। करेक्ट। देखिए ये रिलीजियस रूल्स जो हैं औरतों के लिए बहुत ज्यादा है, और ये यही और मेरा ज्यादा सवाल था। होते जा रहे हैं, बहुत ज्यादा होते जा रहे हैं। इन सब के ऊपर इसके ऊपर एक रोक लगनी बहुत जरूरी है। कुछ कायदे कानून बनने चाहिए। हर किसी के ऊपर सोशल मीडिया पे कोई भी कुछ भी कहने लगता है, कुछ भी मतलब उसके ऊपर तोहमतें लगाने लगता है, उसके पहनावे पे, उसके ड्रेसिंग पे, कि उसने क्या। तो दिस इज ऑल रेडिकुलस विच इज हैपनिंग इन इंडिया। हमारे देश में ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। कौन प्रमोट कर रहा है, इसकी जड़ में हमको पहुंचने की जरूरत है। और मेरी एक अपील है आपके एनडीटीवी के जरिए से उन सारे धर्म गुरुओं को, जो कि मुसलमान भी हैं और हिंदू भी हैं, सारे धर्मों के धर्म गुरुओं को, कि इस किस्म के रूल्स एंड रेगुलेशंस इम्पोज करना छोड़ें। हमको बहुत आगे जाना है इस मुल्क को लेके। हम औरत और मर्द में और पहनावे में और किसके कैरेक्टर में क्या है, बस इसी में लगे रहेंगे क्या? हम यही करेंगे, हम काम नहीं कर सकते। मतलब आप सोचिए, मैं देख रही हूँ जायरा के, नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ, नहीं, मेरा सवाल दूसरा है। फौजिया, मेरा सवाल ये है कि मुझे आप ये बताइए, ये कितनी शर्मनाक बात है कि आप ये चीज सेलिब्रेट नहीं करेंगे, आप इस पर गौरवान्वित नहीं होंगे कि नुसरत जहां 29 साल की उम्र में एक मेंबर पार्लियामेंट बन गई। इसमें कम्युनिटी की शान नहीं है। ना किस चीज में कटे चली जा रही है कि उसने सिंदूर क्यों लगा लिया। बिल्कुल उनके ऊपर, बिल्कुल मैं इसमें छोटी सी, बिल्कुल हमें नाज है उनके ऊपर, और उनके इस किसी भी पर्सनल मामले के ऊपर किसी भी क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। हम लोग बेहतर देख ही नहीं पा रहे हैं। एक इंसान के पर्सनल लाइफ में हम जबरदस्ती में एंटर करते हैं। ये सब, इन सब चीजों के ऊपर ये सब तभी हो पाएगा, आम लोग तभी इसको फॉलो कर पाएंगे जब धर्म गुरु अपने आप को कंट्रोल करेंगे। फौरन फतवे आ जाते हैं, फौरन ट्रोलिंग शुरू हो जाती है, फौरन फेसबुक पे अजीब से कमेंट आने लगते हैं। हिंदुस्तान कहाँ जा रहा है? बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ इन सब चीजों पे और करिए देहलवी साहब, बहुत जल्दी और करिए। मैं तो कह रहा हूँ नुसरत जहां जैसे लोग अपने आप जवाब दे देंगे। उसने कितना खूबसूरत जवाब दिया, ये मेरी भारतीयता का प्रतीक। बिल्कुल, देखिए कर लीजिए जो करना। मैं तो इख्तिसार के साथ 2 बातें कहूंगा। पहली चीज बहुत हमको बिल्कुल इख्तिसार के साथ, जब इल्तुतमिश ने अपना उत्तरदायी रजिया सुल्ताना को बनाया तो उस वक्त कुछ लोगों ने कहा कि औरत आपकी उत्तरदायी नहीं बन सकती है। तो इल्तुतमिश ने कहा क्या आपके पास इससे ज्यादा कोई काबिल शख्स है तो मैं उसको अपना वलीअहद बना देता हूं। ऐसा मजहब जो इन चीजों से लगातार बंदिशों से चलता है। और अगर हम मॉडर्न पॉलिटिक्स में देखें कि पूरा बांग्लादेश, जिसको हम कहते हैं कि बहुत बड़ा रेडिकलाइजेशन वहां हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी आज 2 औरतें जो पूरे बांग्लादेश की पॉलिटिक्स को संभाले हुए हैं। खुद जायरा जहां से आती है वहां हब्बा खातून, सूनी बेगम और खुद महबूब मुफ्ती उसके निशान है। तो मैं समझता हूं कि हमको कहीं ना कहीं सोच से बाहर आना चाहिए। और जो फौजिया ने कहा, खाली औरतों और मर्दों की बात नहीं है, बल्कि जो बुनियादी चीजें हैं, लोगों के जो निजी फैसले हैं उनको निजी रहने दें, उन पर राजनीतिकरण ना करें। और खास तौर से जायरा और नुसरत दोनों के मामले में मुझे तो ऐसे लगता है इसका सीधे सीधे लेना देना है इस बात से कि वो औरतें हैं। और मर्द होती तो ये जिक्र में नहीं आता, ये बात ही नहीं होती।